हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार। चलिए तब अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। जो 300 क्वेश्चन का सेशन शुरू किया गया था उसमें आज सेकेंड पार्ट है। 21 से लेकर के हम लोग आगे जितना तक संभव हो सके देखेंगे। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसको कहते हैं एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है तो प्रोपेन होता है। ठीक है, देखिए होता है इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों होता है इसमें। ठीक है, एप्सम का लवण का सूत्र क्या है तो ये सही किया हुआ है MgSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन का अयस्क। आयरन का अयस्क बताना है तो इसमें हो जाएगा मैग्नेटाइट, हो जाएगा हेमाटाइट, हो जाएगा। ये सारा आयरन का अयस्क है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। परमाणु बम से ऊर्जा किस कारण से निकलती है। अब देखिए यहाँ दो बातें आया, एक है नाभिकीय विखंडन, एक है नाभिकीय संलयन। जब आपसे परमाणु बम का बात बोल दे, परमाणु बम, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि परमाणु बम नहीं करके हाइड्रोजन बम पूछे, किस पे आधारित है तो नाभिकीय संलयन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। वह कौन सी गैस है जो कोयले के खानों में विस्फोट का उत्पन्न कराती है। तो इसका एक ही कारण है, पहला है मीथेन। मीथेन के कारण ही कोयला के खदान में विस्फोट हो जाता है। अब मीथेन से आगे क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन कहाँ पाया जाता है तो मीथेन बहुत जगह पाया जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे गोबर गैस, जो गोबर गैस से खाना बनाते हैं ना, तो उसमें भी गोबर गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। उसमें भी कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो गोबर गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। और ये मीथेन कहाँ उत्पन्न होता है तो और धान के खेत में यही मीथेन रहता है, धान के खेत में यही मीथेन होता है। अब देखिए हीलियम, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं या भविष्य का ईंधन इसी हाइड्रोजन को बोला जाता है। ये हाइड्रोजन से बात आ जाए तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक होता है प्रोटियम, एक होता है डाइट्यूरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये तीनों का फॉर्मूला है, ट्राइटियम का ये फॉर्मूला है। प्रोटियम, डाइट्यूरियम, ट्राइट्यूरियम हाइड्रोजन का ये सारा समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, हीलियम का He होता है। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है हीलियम, तो सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत है ना, इसी से होता है हीलियम में। अब आगे आते हैं नौसादर का सूत्र। नौसादर का फॉर्मूला देखते हैं तो नौसादर का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो नौसादर का फॉर्मूला बताइए। नौसादर का हो जाएगा NH4Cl करके होता है, NH4Cl। ये देखिए ये है नौसादर का फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। अगर ये क्वेश्चन रहता है तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता चुके हैं। देखिए कैसे निकलता है, 2 गो K है प्लस Mn प्लस O कितना है 4 गो है, 4 गो ऑक्सीजन इक्वल टू में माइनस में नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब ये K का 1 होता है तो 2 × 1 प्लस Mn को निकालना है तो x -2 होता है इसका, -2 इक्वल टू 0। 2 + x -4 2 × 8 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 + 6 होता है, 0 + 6 यानी x बराबर 6 आया प्लस में, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कौन सी संक्रमण धातु बहुतायत में पाई जाती है तो देखिए इसका हो जाएगा आपको B नंबर आयरन। देखिए ये संक्रमण धातु कह रहा है तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा तो B। देखिए संक्रमण धातु ये चारों है, देखिए यहाँ एक सीरीज हम लिख करके दिखा दे रहे हैं संक्रमण धातु का। देखिए ये है, सबसे पहले एक पे आयरन लेते हैं, आयरन का Fe होता है। ठीक है,
ये अगर देखिए पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो इस टाइप का ऐसे बनेगा, बी ग्रुप का ये सब तत्व है, एसपीडी डी ग्रुप का तत्व है। सबसे पहले इधर एफी आएगा, इसके बाद एक दो घर को छोड़ करके बाद यहाँ पे जो है सेकेंड नंबर पे आपको निकेल हो जाएगा, आयरन, इसके बाद आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, इसके बाद आपको आ जाएगा कॉपर, इसके बाद यहाँ जिंक आ जाएगा। तो इस सीरीज में देखना है बहुतायत मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो इधर जितना जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ये साइड में देखिए पीरियोडिक टेबल ये है, इस टाइप का बनता है। तो देखिए यहाँ 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 ऐसे ऐसे तत्व हैं। तो देखिए ये पीरियोडिक टेबल में इधर से अगर इधर जाएंगे, ठीक है, तो धातुई गुण में वृद्धि होता है, और इधर जाएंगे तो अधातुई गुण में वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पे जो 7 में बांटा गया है, ये 7 बाउंड्री लाइन है, उप धातु इसको बोला जाता है, और ये 7 के बाद इधर जितना भी है इधर वाला पार्ट ये सारा अधातु होता है, ठीक, और इधर वाला पार्ट ये वाला पार्ट पूरा का पूरा धातु होता है। लेकिन एक्सेप्शन में है हाइड्रोजन है, और भी बहुत सारा तत्व है। हाइड्रोजन तो पहले जान लीजिए कि यहाँ होते हुए भी हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, ये क्या है, अधातु, अधातु, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा की चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाह करने से होता है तो क्या बनता है। तो देखिए चूने का जल अगर बोले तो चूने का जल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हॉल 2 ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के लिए, CO2 मिलाने के लिए। अब इसमें देखिए CO2 मिलाइएगा तो इससे क्या बनेगा, देखिए जो बनेगा यहाँ लिख देते हैं Ca और HCO3 का हॉल 2 बनेगा। देखिए C यहाँ CO, देखिए C 2 को हो गया, C यहाँ C हो गया और O यहाँ O हो गया, ऐसे बनेगा, ठीक है, CaHCO3 का होल 2। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। अच्छा CaCO3 का क्या होता है बताइए, तो यही हो गया चूना का पत्थर या संगमरमर, संगमरमर का यही फॉर्मूला होता है, या चूना का पत्थर बोल सकते हैं। ये CaO ये चूना का बोल सकते हैं, चूना, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बी नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्न में से किसकी भांति व्यवहार नहीं करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है किस तरह से व्यवहार नहीं करता है, हाँ निर्जलीकरण के रूप में व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। आगे आते हैं, कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए 31 का आपका हो जाएगा ए, ये रेडॉक्स रिएक्शन का यही रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन की वेदन क्षमता किसमें होगी। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है प्रोटॉन की वेदन क्षमता होगी किसमें, ये पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का कण, अगर कण पूछे आपसे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और आगे आइए, आगे आएगा नाभिक का आकार कितना होता है, तो ये तो सबको पता होगा 10 के पावर -15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति एवं ऊर्जा के साथ निर्धारण संभव है। एक इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति, देखिए इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और ऊर्जा के साथ निर्धारण, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा को त्यागता है, ऊर्जा को ग्रहण भी करता है। देखिए अगर ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है
अगर यहाँ जाना चाहता है तो वो क्या करता है कि ऊर्जा को कुछ त्याग करता है। अगर अंदर से बाहर की ओर जाता है तो एनर्जी का त्याग करता है, लेकिन अंदर से अगर बाहर की ओर रहता है तो एनर्जी को ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये ऊर्जा के साथ निर्धारण हो रहा है, ठीक। और उसका स्थिति में भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी चेंजिंग हो रहा है, यानी कि कुछ भी संभव है। इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति नहीं, 1 मिनट, सही स्थिति कह रहा है, 1 मिनट, सही स्थिति और सही ऊर्जा कभी संभव नहीं, असंभव है। क्यों कि सही पूछा है, कभी यहाँ रहता है कभी यहाँ रहता है तो सही स्थिति हुआ नहीं ना, घूमते रहता है, ऊर्जा कभी बढ़ गया कभी घट गया, यानी कि कभी संभव ही नहीं है, असंभव है। नेक्स्ट आते हैं वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है क्या कहलाती है। तो देखिए इसका है आपको, जैसे दोनों को बता देते हैं। 2 तरह का अभिक्रिया होता है, एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय, ठीक। जब एक ही दिशा में, एक होता है रिवर्जिबल और एक होता है इरिवर्जिबल। ये है इरिवर्जिबल, मतलब जैसे इसमें अगर Fe+H2O लेते हैं तो इससे मतलब आयरन के साथ, आयरन मतलब लोहा जो देख रहे हैं ना, उसके साथ पानी अगर पड़ जाए उस पर तो वो रिएक्शन कर जाता है, या ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर जाता है, तो ये कुछ न कुछ बना देता है। आयरन ऑक्साइड यहाँ बना दे रहा है, प्लस H2 गैस निकल रहा है। मतलब एक तरह से आप समझ जाइए कि अगर लोहा पे जंग लग जाता है, ऑक्सीजन से या पानी से रिएक्शन होकर जंग लग जाता है, तो वापस उससे क्या लोहा बना सकते हैं जंग वाला से? नहीं, जंग खराब हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसको बोलते हैं इरिवर्जिबल, यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय किसे कहते हैं कि ये इरिवर्जिबल, जैसे H2 और I2 को मिला रहे हैं तो इससे क्या बना, HI बना, और इससे इसको भी बना सकते हैं फिर वापस तोड़ के। तो इसमें ये हो गया 37 नंबर। किस लवण का जल अपघटन होता है? तो 37 का आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान सब जानते हैं। लुई के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो ये 39 का हो जाएगा आपका सी, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए ये मिश्रण डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ऐसे होगा ये बाद में। समान ताप पर उबलने वाला मिश्रण ये होता है, ठीक है। प्रसरण दाब का निर्धारण किया जाता है किससे? तो ये निर्धारण किया जाता है, कहाँ गया, बर्किले और हार्टले विधि द्वारा किया जाता है। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? तो इसमें काफ़ी मात्रा में, देखिए मक्खन के बारे में बोल रहा है ना, तो देखिए केसिन कॉफ़ी में पाया जाता है, केसिन कॉफ़ी में, यानी ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बी और सी के बारे में जानेंगे। तो देखिए मक्खन जो है ना, ये क्या होता है, वसा के कण जल में, तो वसा जल में परिक्षिप्त। देखिए इसमें आपका हो जाएगा कि जल जो है ना वसा में परिक्षिप्त होता है, जल जो है वसा में, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस यौगिक में वैद्युत संयोजक बंध है? तो ये बंधन वाला में क्लियर हो गया होगा। तो 43 का हो जाता है NaBr। नेक्स्ट आते हैं, खाद्य तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है? तो ये हाइड्रोजनीकरण होता है। आसवन मतलब वाष्पन, याद रखिए आसवन मतलब वाष्पन ही होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को निकालना या ऐड करना, वो वाला ऑक्सीकरण होता है। क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड को करते हैं, पता ही है। लोहे पर वस्तुओं पर लगने वाला जंग, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है 45 नंबर। ये क्या होता है, उससे बचाने के लिए गैल्वेनाइज करते हैं, या फेरस या फेरिक ऑक्साइड का चलाते हैं, या हम लोग पेंट भी करके आम भाषा में करते हैं। चलिए तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट डे 45 से आगे मिलेंगे। थैंक यू।